हेलो डियर स्टूडेंट्स। इनोवेटिव बैकग्राउंड में आपका स्वागत है। बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें और अपने रिलेटिव्स वगैरह को भी शेयर करें। तो बच्चों देखो, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुलाम का नियम, जो कि बहुत अच्छा है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है कि जो कुलाम का नियम है वो दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले बल के लिए है। ठीक है, क्या है बच्चों? कूलाम का नियम दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे दोनों बिंदु आवेश स्थिर अवस्था में होने चाहिए, पहली बात हमें ये याद रखनी है। ठीक है बच्चों, तो ये जो आपका विद्युत बल लगने वाला है, कूलाम का जो नियम के अकॉर्डिंग जो विद्युत बल लगने वाला है वो किन किन कारणों पर, किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो पहली चीज़ तो हमें याद रखनी है कि जो हमने दो बिंदु आवेश लिए हैं उनका परिमाण कितना है, उनका मान कितना है। ठीक है बच्चों, तो ये जो आपका बल है ये दोनों आवेशों के परिमाण के तो गुणनफल के तो समानुपाती होता है, और उन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की जो दूरी है उसका आप वर्ग कर लो, और वर्ग करके फिर उसका क्या कर लो, आप व्युत्क्रमानुपाती कर लो। ठीक है, तो बच्चों हमें क्या पता लगा कि ये जो कूलाम का नियम है इसके अकॉर्डिंग जो स्थिर वैद्युत बल है वह दोनों बिंदु आवेशों के मध्य, दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे ही दोनों समीकरणों को हम एक साथ लिखेंगे तो समानुपाती का चिन्ह चिन्ह आ गया, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आ गया, और जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटता है तो हमेशा क्या आ जाता है, एक नियतांक आ जाता है। बच्चों अब यही चीज़ ध्यान रखनी है हमें कि ये जो नियतांक है, ये सबसे पहले हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, नियतांक हमेशा यहाँ पे क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा। और ये आपका सार्वत्रिक नियतांक नहीं है। इसका मतलब ये हमेशा किस पे निर्भर करता है, माध्यम पे निर्भर करता है। क्या करता है बच्चों, माध्यम पे निर्भर होता है। इसका मतलब इसका मान अलग अलग होने वाला है। जबकि आपका गुरुत्वाकर्षण बल में जो कैपिटल जी होता है, जिसको हम गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक बोलते हैं, उसका मान माध्यम पे निर्भर नहीं करता। लेकिन यहाँ जो के है, समानुपाती नियतांक है, ये सदैव धनात्मक होता है और ये माध्यम पर निर्भर करता है। तो देखो बच्चों, अब इसकी हम जो मान है, इसके मान वो लिखने जा रहे हैं। देखो सबसे पहले बच्चों आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो के है ये समानुपाती नियतांक है। इसका निर्वात के लिए जो मान होता है ना, वो होता है 1/4 पाई एप्स नॉट। निर्वात के लिए राइट डाउन कर लेना कॉपी में, 1/4 पाई, ये सिंबल होता है एप्सिलॉन। क्या होता है बच्चों, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। तो 1/4 पाई एप्स नॉट, और इसका पूरा मान होता है वो रखना है आपको याद, 9 × 10⁻9। मात्रा का भी बताता हूँ, मात्रा निकालना आना चाहिए आप लोगों को, मात्रा निकाल देंगे भी। पहले आप ये याद रख लो कि के का मान जो होता है निर्वात के लिए कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, पूरे के की वैल्यू 9 × 10⁻9। अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो मैंने बताया था वो क्या चीज़, यह है निर्वात की विद्युतशीलता। क्या है बच्चों, ये निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता बच्चों किसकी है, निर्वात की विद्युतशीलता। और इसका जो मान होता है निर्वात के लिए वो कितना होता है, 8.85 लाई 10⁻⁻12 है। बच्चों ये चीज़ याद रखना, इसका मान कितना होता है, 8.85 10⁻12। मात्रा का भी सभी के बताऊंगा मैं आपको। तो देखो सबसे पहले के का मात्रा कितना हो गया, के का मात्रक निकालने के लिए देखो आप फॉर्मूले पे आ जाओ वापिस। के इक्वस टू कितना आ रहा है हमारे पास में, 1/4 पाई एप्स नॉट। ठीक है, बट ये के कहाँ था, इस फॉर्मूले में यहाँ है, इस जगह पे के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के को यह रहने दो। एफ का मात्रा क्या होता है, न्यूटन। इस आर स्क्वायर को एफ के साथ लिया हो, कितना हो गया, मीटर स्क्वायर। ये कितना हो गया, कुलाम। ये कितना हो गया, कुलाम। नीचे की तरफ चला गया तो कितना हो गया, कुलाम स्क्वायर। इसका मतलब बच्चों के का जो मात्रक है वो क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कुलाम स्क्वायर। अब आपने क्या देखा, जो एप्सिलॉन नोट है वो क्या है, वो कहाँ आ रहा है, वो आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट में। अब हमें ये चीज़ तो पता है ना, 4 पाई तो एक नियतांक है, इसका तो कोई मात्रा की विमा होती नहीं। इसका मतलब एप्सिलॉन नोट को आप यहाँ लेके आओ और के को आप नीचे लेके जाओ।
इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक है वो के का व्युत्क्रम होएगा। इसका मतलब के का मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या हो गया, कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये मात्रक आना चाहिए बच्चों आपको अच्छे से, ठीक है। तो के का मात्रक पता लग गया हमें, और एप्स नोट का मात्रक पता लग गया, और एप्स नोट का मान भी पता लग गया 8.85 10⁻12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब हम ले लेते हैं माध्यम के लिए। बच्चों माध्यम के लिए के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। निर्वात के लिए लगाते हैं एप्सिलॉन नोट, और माध्यम के लिए लगाएंगे ओनली एप्सिलॉन, ठीक है बच्चों। अब इसका कोई पर्टिकुलर मान नहीं है, आप इसको याद नहीं रखना है कि आप यहाँ पे 9 × 10⁻9 लिख लो, नहीं, गलत हो जाएगा। 9 × 10⁻9 केवल किसके लिए होता है, निर्वात के लिए या वायु के लिए। लेकिन यहाँ पे जो कि है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये है आपका माध्यम के लिए। इसका मतलब यहाँ जो एप्सिलॉन है ना, ये है आपकी माध्यम की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन क्या है बच्चों, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, ये चीज़ आपको याद रखनी। इसका मतलब हमारे पास में जो विद्युत बल है उसके दो फॉर्मूले हो गए बच्चों। एक तो निर्वात के लिए जिसका मान हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। और बच्चों एक हो गया आपके पास में, इसको नोट लिख लेता हूँ ना निर्वात के लिए, ये माध्यम के लिए मैंने मीडियम FM, इसका मान कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r²। ठीक है बच्चों, दोनों में क्या फ़र्क है, केवल विद्युतशीलता का। निर्वात के लिए एप्सिलॉन आएगा और माध्यम के लिए एप्सिलॉन आएगा। एप्सिलॉन का मान पता नहीं है क्योंकि माध्यम अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन निर्वात के लिए एप्सिलॉन का मान फिक्स है यहाँ पे। और निर्वात के लिए सब पूरे के का मान कितना बताया मैंने, 9 × 10⁻9। और इस 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान कितना होगा ये हमें कोई पता नहीं, क्योंकि अलग अलग माध्यम के लिए इसका मान अलग अलग होता है। अब बच्चों हम विमा निकाल लेते हैं, के की विमा, इसके बच्चों के की विमा। अब विमा निकालने के लिए सबसे पहले मात्रक पता होना चाहिए। अभी मैंने के का मात्रक बताया आपको, क्या बताया है के का मात्रक, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर, ठीक है। अब आपको विमा पहले आपको न्यूटन क्या है, बल का मात्रक। अब बल की विमा पता होनी चाहिए बच्चों, m1L1 T⁻², ठीक है। मीटर स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, L², ठीक है। अगर बीमा ही नहीं आती तो बच्चों 11th का जो चैप्टर है ना उसको अच्छे से पढ़ना। कूलाम स्क्वायर, कूलाम क्या है, आवेश का मात्रक है, और आवेश की बीमा क्या होती है, A1T1, ठीक है बच्चों। कूलाम को क्या लिखते हैं हम, A1T1। कूलाम बराबर क्या होता है, एम्पियर × सेकेंड। तो ऊपर स्क्वायर है तो हमने क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब सबको एक साथ लिखो, देखो सबसे पहले एम को देखेंगे, एम कितना है 1। फिर एल देखो बच्चों कितना है 1, एंड 2 कितना हो गया L⁻3, ठीक है। टी कितना हो गया, देखो बच्चों ऊपर तो है T⁻², नीचे से भी आपका T⁻ कितना चला गया 2, तो कितना हो गया आपके पास में -2, ये भी जाके -2 कितना हो गया -4। ए ऊपर जाके कितना हो गया आपका A⁻², क्योंकि यहाँ पे A1 है, स्क्वायर करेंगे ऊपर गया A⁻²। ये आपकी के की विमा हो गई, क्या बच्चों, M1L3 T⁻⁻4 A⁻²। अब इसका मतलब आपको एप्सिलॉन की विमा पूछेगा, तो अभी मैंने मात्रक उल्टा बताया था, जस्ट व्युत्क्रम बताया था किसका, एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नोट की जो मात्रक है वो किसका होता है, के का व्युत्क्रम होता है। के का मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर, और एप्सिलॉन का मात्रक क्या है, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका मतलब इसकी विमा उल्टी कर लो आप, सबके ऊपर माइनस लगा दो आप, तो एप्सिलॉन की विमा क्या हो जाएगी, M-1 L-3 T⁻4 और A⁻², ठीक है बच्चों। क्या हो जाएगी, M⁻−1 L⁻−3 T⁻4 और A⁻², ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, ये रही के की विमा, ठीक है। ये रहा के का मात्रक, और देखो आगे चलो, ये रहा आपका एप्सिलॉन नोट, निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। और एप्सिलॉन नोट इक्वल्स टू क्या हो गया 1/4 पाई के,
इसका मात्रक देखो बच्चों लिखा हुआ है ना, कूलाम स्क्वायर डिवाइडेड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। अभी इसको नहीं पढ़ना, फेरेड डिवाइडेड बाई पर मीटर, ये हम जब धारिता पढ़ेंगे संधारिता तब बताऊंगा इसको वहाँ पे, अभी समझ नहीं आएगा फेरेड क्या है। ये देख लो आप, कूलाम स्क्वायर डिवाइडेड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इस एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है, ये रहा देखो। ठीक है बच्चों, 8.54, बस आपको ऐसे याद रखना इतना ही। 8.54 इंटू 10⁻12, 8.55 में लिखना आप, 8.54। ठीक है बच्चों, जब हम पूर्णांकित करते हैं तब उसको 8.55 बोल देते हैं, बट आपको इतना याद रखना है 8.54 इंटू 10⁻12। और देखो ये मात्रक एज इट इज रख दिया, कूलाम स्क्वायर डिवाइडेड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसकी विमा देख लो आप, के की जो विमा है उसका 1 कर दिया। के की विमा क्या थी, m1 L3 T⁻⁴ A⁻²। और एप्सिलॉन नोट की विमा क्या हो गई, m⁻⁻1 L⁻³ T⁻⁴ और A⁻²। ठीक है बच्चों, ऐसे ही एप्सिलॉन की विमा वो भी एज इट इज़ यही रहेगी, क्योंकि दोनों ही फॉर्मूले में क्या आती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन बोल दो या 1/4 पाई एप्सिलॉन बोल दो, दोनों की विमाएं सेम रहेगी, दोनों का मात्रक भी सेम रहेगा। अब आता है कि सर के का मान CGS पद्धति में कितना होगा। के का मान ऐसा ही पद्धति में तो भी मैंने बताया कितना, 9 इंटू 10⁹ ठीक है बच्चों, निर्वात के लिए ये हम निकालेंगे, निर्वात के लिए, केवल निर्वात के लिए ही बात चलेगी, क्योंकि निर्वात के लिए हमें पता है, बाकी के लिए नहीं पता। और मात्रा क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम्ब स्क्वायर। अब अगर आप लोगों ने विमीय विधि से एक मात्रक पद्धति को दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना सीखा है, तो आराम से हम इस मान को बदल सकते हैं MKS पद्धति से CGS पद्धति में। तो देखो मैं आपको बदल के दिखाता हूँ। आपके पास में के का मान कितना है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम्ब स्क्वायर। न्यूटन भी ऐसा ही मात्रक है, मीटर भी ऐसा ही मात्रक है, MKS पद्धति में हो गया, और कूलम्ब भी आपका MKS या SI मात्रक पद्धति में। अब मुझे इसको बदलना है CGS में। तो देखो न्यूटन को CGS में बदलते हैं, तो न्यूटन क्या है, बल का MKS मात्रक होता है, CGS में क्या होता है, डाइन। मीटर का अगर देखें तो क्या होती है, सेंटीमीटर CGS में। और कूलाम को हम क्या बोलेंगे, स्टेट कूलाम। बताया था ना बच्चों आपको, ऐसा ही मात्रक होता है इसका कूलाम, और CGS मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलाम, जिसे मैंने क्या बोला था, ESU, या फिर क्या बोला था, फ्रैंकलिन। ठीक है, तो देखो यहाँ चेंज करके दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10⁵ डाइन। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10⁻²। ठीक है बच्चों, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। और एक गुलाम में कितने ESU होते हैं, लिखवाया था ना मैंने आप लोगों को, 3 × 10⁹ ESU। बस यहाँ फॉर्मूले में इस जगह पुट कर दो बस आप। तो देखो यहाँ पुट करते ही हमारे पास में क्या आ रहा है, 9 × 10⁹ तो पहले से है। ये जो आपका न्यूटन है इसकी जगह कितना आ गया, 10⁵ न्यूटन, यहाँ से पुट किया। मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर में कितना है, 10⁻²। तो जैसे ही आप मीटर स्क्वायर स्क्वायर करोगे तो कितना हो गया, 10⁻⁴। ठीक है, और नीचे क्या है, कूलाम स्क्वायर। तो एक कूलाम में कितने ESU होते हैं, 3 × 10⁹ स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10⁻18। अब आप कट करके देखो बच्चों, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 10⁹ से 10⁹ नीचे कट कर दो, 10⁹ बच गया नीचे। और ये ऊपर देखो बच्चों, ये रहा, ये भी 10⁹ है कि नहीं, 10⁻5 और 10⁻4 कितना हो गया, 10⁻9। इसको भी हम काटते हैं तो क्या बच गया, 1। क्या बच गया, 1। और 1 बच गया तो इसका मतलब देखो यहाँ तो बच गया डाइन, ये आ गया डाइन, और ऊपर क्या आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया बच्चों आपका, ESU का स्क्वायर, और ये मान आ गया 1। इसका मतलब बच्चों आपका जो माध्यम है, मतलब सॉरी निर्वात है, उसमें के का मान होता है 9 इंटू 10⁹ ऐसा ही पद्धति में। और CGS पद्धति में मान कितना होता है, 1। इसका मतलब बच्चों CGS पद्धति में हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, F के की वैल्यू 1, Q1 Q2 अपॉन R², और ये क्या हो जाएगा आपका, डाइन। ये लो बच्चों, के का मान 1 हो गया, यहाँ से हट गया वो बस। ठीक है बच्चों, अब मैं आप लोगों को एक गुलाम की परिभाषा लिखवा देता हूँ कि एक गुलाम जो आवेश होता है ना, एक गुलाम, उसकी रियल में परिभाषा कैसे है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 2 बिंदु आवेश लेंगे, ठीक है, समान मान के। अभी मुझे नहीं पता वो कितने कितने मान के हैं, और दोनों के बीच की दूरी हम कितने रखेंगे, 1 मीटर।
अगर दोनों आवेश एक दूसरे के ऊपर 9 × 10⁻⁹ न्यूटन का बल लगाते हैं तो बच्चों दोनों आवेश कितने हैं, दोनों आवेशों का परिमाण कितना है, 1 कूलाम है। कैसे आया देखो अब आप, सर आप क्या करो, ये फॉर्मूला लिख दो पहले तो। देखो निर्वात में मैंने दो आवेश लिए और दोनों को 1 मीटर की दूरी पर रखा है, तो एक का स्क्वायर एक। और निर्वात के लिए के की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 9 × 10⁻⁹। अब मुझे पता है कि अगर दोनों ये एक एक गुलाम के रहेंगे 1 × 1, तो बल कितना हो गया, 9 × 10⁻⁹ हुआ नहीं हुआ। इसका मतलब बच्चों एक गुलाम पर आवेश की परिभाषा सिंपल सी है कि जब दो बिंदु आवेश समान बिंदु आवेश जब दो समान बिंदु आवेश निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हो तथा वे परस्पर एक दूसरे पर 9 × 10⁻⁹ न्यूटन का बल आरोपित करते हैं तो प्रत्येक आवेश का मान या उसका परिमाण 1 कूलाम होता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास में आपकी जो विद्युतशीलता है वो आ गई। एक तो आई है हमारे पास में एप्सिलॉन नॉट, एक आया है हमारे पास में एप्सिलॉन। बच्चों एक आपकी एक विद्युतशीलता और होती है जिसको हम बोलेंगे एप्सिलॉन आर, इसको हम क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन आर। और इसी को बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। क्या नाम है इसका बच्चों, इसको याद रखना, इसको क्या बोलेंगे हम, आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। ये दो तो हमने पढ़ लिए, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अब परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होती है, सिंपल सा है। मैं आपको है ना पानी का एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। हम कई बार बोलते हैं ना आपेक्षिक घनत्व, तो आप जब भी आपेक्षिक घनत्व निकालते हो तो हमेशा क्या लिखते हैं नीचे, पानी का घनत्व लिखते हैं। हमेशा तुलना किससे करते हैं, पानी। और जिस भी पदार्थ का द्रव्य आपको आपेक्षिक घनत्व निकालना है उसको हमेशा ऊपर लिखते हैं। ये मान लो आपका कोई मैटर हो गया, हमेशा नीचे की तरफ क्या रहेगा, पानी का घनत्व रहता है। तो वैसे ही हम यहाँ क्या करने वाले हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता निकालने वाले हैं एप्सिलॉन आर। तो हमेशा तुलना किससे करनी है, निर्वात से। तो नीचे हमेशा विद्युतशीलता किसकी रहेगी, निर्वात की, और ऊपर किसकी रहेगी, माध्यम की। ये लो, इसका मतलब आपके पास में आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होगी, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं, उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं या उसका परावैद्युतकांक कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया रिलेशन, इनके बीच संबंध क्या है, एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। अब सर ये आया कैसे फॉर्मूला, देखो बच्चों निर्वात में जो बल है ना उसको मैंने एफ नोट बोल लिया, और वो कितना आया था, 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ठीक है, और माध्यम में कितना आया है, 1/4πε ठीक है बच्चों, दोनों को भाग कर लो एक बार। देखो बच्चों ये बच्चों पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, 1/4π से 1/4π कैंसिल हो गया। देखो एप्सिलॉन आपका ऊपर चला गया, एप्सिलॉन नीचे रह गया। इसका मतलब क्या आ गया, F0/F इज इक्वल टू आ रहा है एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट, और इसी को बोलते हैं एप्सिलॉन आर। ये पूरा फॉर्मूला हो गया आपके पास में आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक का। रट लेना अच्छी तरह से बच्चों, आपके माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं हम, आपेक्षिक विद्युतशीलता। या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारे पास में दो बिंदु आवेश हैं जिन्हें निर्वात में रखने पर लगने वाला बल एफ नोट तथा उन्हीं बिंदु आवेशों को उतनी ही दूरी पर किसी माध्यम में रखने पर लगने वाले बल के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। समझ में आ गया बच्चों, ये जो बल है ना एफ नोट, दो बिंदु आवेश के कारण निर्वात में है, और उन दो बिंदु आवेशों को उठा के एज इट इज कहाँ रख दो, किसी माध्यम में रख दो, जैसे पानी में, ठीक है ना, कहीं पे भी रख दो आप। तो दूरी वही रहनी चाहिए, आवेश वो के वही रहनी चाहिए, लेकिन माध्यम बदल गया आपका, निर्वात की जगह आपने कोई माध्यम ले लिया। तब आपने बल देखा और उन दोनों का अनुपात लेके देखा तो क्या आ गया आपका, एप्सिलॉन आर। अब देखो बच्चों यहाँ क्या समझ में आ रहा है, पहली चीज़ ध्यान रखनी है, हमेशा एप्सिलॉन का मान कितना होता है, >1। एप्सिलॉन का मान हमेशा कितना होता है, एक से बड़ा होता है। इसका मतलब एक से बड़ा होता है, तो सर अभी आपने फॉर्मूला बताया कि एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू होता है
एफ नोट अपॉन एफ एम। इसका मतलब सर एक से बड़ा तभी आ सकता है जब एफ नोट का मान एफ एम से बड़ा हो। इसका मतलब बच्चों एक चीज़ ध्यान रखनी है आप लोगों को, अगर दो बिंदु आवेश निर्वात में किसी दूरी पर स्थित है और उन दोनों बिंदु आवेश को किसी माध्यम में लेके जाते हैं तो बल हमेशा घट जाता है। और कितना गुना घट जाता है, ये वही है, ये रहा, इस कारक से घट जाता है, इस गुणांक से घट जाएगा। इसका मतलब परावर्तनांक आपका क्या है? परावर्तनांक वह मान है जिससे आपका बल है ना, जब दो बिंदु आवेश के मध्य जो कोई बल निर्वात में लग रहा है वह जितने गुणक से घट जाता है वो गुणक ही आपका क्या हो गया, उस माध्यम का परावर्तनांक हो गया। तो बच्चों देखो मैं एफ एम बराबर क्या लिखने वाला हूँ, एफ नोट अपॉन एप्सिलॉन आर। कैसे है, एप्सिलॉन आर को इधर ले जाओ, एफ एम को इधर ले जाओ, वही फॉर्मूला है। इसका मतलब देखो यहाँ पे माध्यम में लगने वाला बल निर्वात में लगने वाले बल की तुलना में कितना घट गया, नीचे भाग लगा दिया आपने। मान लो मैंने कह दिया कि 6 गुना घट गया, इसका मतलब नीचे 6 का भाग दे दिया। मान लो निर्वात में आपका 60 न्यूटन बल लग रहा था और आपसे बोल दिया किसी माध्यम का परावर्तनांक 6 है, तो उस माध्यम में कितना बल लगेगा, तो मैं 6 से भाग कर दूंगा क्योंकि 6 गुना घट जाएगा। तो कितना लगेगा माध्यम में, ओनली 10 न्यूटन ही लगेगा। समझ में आ गया बच्चों यहाँ तक? तो इसका मतलब देखो यहाँ से क्या क्या चीज़ देखने को मिली अपने को। एक तो आपको चीज़ लिखनी है, एप्सन आर का मान आपेक्षिक विदुषिता का मान हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। दूसरी बात, एप्सिलॉन का मान भी एप्सिलॉन नोट से बड़ा होना चाहिए तभी तो एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन 1 आएगा। तीसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है, एफ नोट हमेशा किससे ग्रेटर देन होगा, माध्यम में लगने वाले बल की तुलना में निर्वात में लगने वाला बल बड़ा होता है। ये तीन चीज़ें है ना कॉपी में लिख लेना अच्छी तरह से। ये है आपकी माध्यम की विद्युशीलता, ये है निर्वात की विद्युशीलता, ये है माध्यम में सॉरी निर्वात में बल, और ये है दो बिंदु के मध्य माध्यम में बल, और ये क्या है आपकी वही आपेक्षिक विद्युशीलता या परावर्तनांक। ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। अब बच्चों कुछ परावर्तनांक मैं आपको बताता हूँ। निर्वात के लिए इसका मान हमेशा होता है, निर्वात या वायु के लिए 1। कैसे आया, मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था हमेशा आपेक्षिक का मतलब है निर्वात या वायु से तुलना करना। अब मैंने बोला निर्वात या वायु की विद्युशीलता, इसका मतलब हो गया निर्वात की विद्युशीलता बटे निर्वात की विद्युशीलता, ये हो गया एप्सन आर। तो इसका मान तो 1 ही आना है क्योंकि देखो नीचे तो वायु का ही आएगा, अब वायु की निकाल रहे तो ऊपरी वायु रखना पड़ेगा, माध्यम हमने वायु मान लिया तो मान कितना हो गया 1। ठीक है, तो निर्वात या वायु के लिए इसका मान कितना होता है 1। दूसरा, शुद्ध पानी के लिए बच्चों इसका मान होता है कितना 80। किसके लिए, शुद्ध पानी के लिए इसका मान कितना होता है 80। दूसरा होता है आपका कांच के लिए। बच्चों देखो कांच के लिए इसका जो मान होता है वो होता है 5 से 10 तक, क्योंकि कांच भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, फ्लिंट कांच, क्रूक कांच, इसलिए इसका मान अलग अलग कांच के लिए अलग अलग होता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, धातुओं या चालकों के लिए इसका मान होता है अनंत। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लिख लेना। परावर्तनांक या अपेक्षित विद्युशीलता का मान चालकों के लिए कितना होता है, अनंत होता है। तो दो चीज़ तो आपको याद रखनी है कम से कम, एक तो निर्वात या वायु के लिए इसका मान 1 होता है, और एक चालकों या धातुओं के लिए इसका मान अनंत होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा मुझे ऐसे लग रहा है, जहाँ तक यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। बाकी का जो भी टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं।